अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बायोलॉजी का चैप्टर एंड हो गया है। इसके बाद आज है एक्सरसाइज का दिन। मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी कर दूंगा और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखकर भी दूंगा ताकि आप अपने एग्जाम में आसानी से इसको लिख सको और अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन इससे पहले जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं आज, उनको हम वेलकम कहते हैं इजी मैट्रिक चैनल में। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके चलो, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पहले सवाल का, जिसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यूज पहले आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू क्या कहता है? विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ भाई, स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड कौन सी यहां पर स्टडी है? तो भाई मैं इसका जवाब डायरेक्ट दे रहा हूं आपको, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले से दे दी है, जो कि मैं चैप्टर पढ़ाते हुए बता रहा था। लेकिन अभी फिलहाल एक्सरसाइज के बारे में बात है और चंद एक लाइंस में लिख दी है ताकि पता चल जाए इसकी रीजन क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास जो आता है वो क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकली हो रही है कैरेक्टर्स की, ट्रेड्स की, खसूसियात की, प्रॉपर्टीज की, तो वो किससे रिलेट करती है? दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर दी गई है। नेक्स्ट आता है जी, इंसुलिन मेड थ्रू द बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्निक। भाई इंसुलिन बनाने का अमल वो बैक्टीरिया से हो रहा है, यानी बैक्टीरिया में सलाहियत नहीं थी लेकिन आपने उसमें सलाहियत क्रिएट की है, तो ये एक टेक्नोलॉजी है ना। और चूंकि जिंदा जानदार इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात है। तो ये आंसर ठीक है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट के अंदर, और वो है हार्ट पंप्स ब्लड, यानी कि यहां पर एमसीक्यू आ रहा है कि हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट तो ब्लड को सर्कुलेट करता है, और स्टमक डाइजेस्ट द फूड, और जो हमारा मैदा है वो खुराक को हजम करता है, एंड किडनी स्क्रीट या एक्सक्रीट वेस्ट, और किडनी हमारे जिस्म से फासिद मादों को निकाल देती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दीज स्टेटमेंट्स कम्स फ्रॉम, ये कहां से आती है? देखो, हम हर चीज के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास फिजियोलॉजी हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो हम कहेंगे भाई क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है वो है टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और एमसीक्यू है, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपको एक प्रोसेस समझाया गया था। सबसे पहले क्या थी? मसला पैदा होता था, प्रॉब्लम, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, और फिर एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर डिडक्शन जो है वो आंसर रहेगा जो दरमियान में आ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड, यानी साइंटिफिक मेथड में इसकी कोई खासियत नहीं है, तो हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। जाहिर सी बात है, हाइपोथेसिस एक मुमकिन जवाब है, ये दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट एक्सपेरिमेंट ही बताएंगे कि ये कैसा है। तो इसका मतलब यह है कि ये गलत और सही दोनों हो सकता है, लेकिन इसने कहा ऑलवेज बी करेक्ट, इसका मतलब ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर इसके बाद यानी ये सही आंसर है, पर स्टेटमेंट के हिसाब से जो है वो ये इनकरेक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। भाई स्टेप मैंने अभी बताए हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, फिर आप कुछ सोचते हो, फिर उसके बाद एक जवाब का एक ऐसा तरीका अख्तियार करते हो जो एक्सपेरिमेंट करने के काबिल हो, जिसे डिडक्शन कहते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये थे वो एमसीक्यूज। देखो भाई, मैंने सिर्फ वही सवाल शामिल किए हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, आसानी से आप कर लो। इसके बाद लिखता है राइट द शॉर्ट आंसर्स। अब शॉर्ट आंसर के बारे में वैसे ये भी हम ऑलरेडी अपने नोट्स के अंदर पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको जो सब्जेक्टिव पार्ट था वो पढ़ाते हुए बताया था। देखो इसमें क्या बात कहता है, इसमें वो कहता है जी आपने डिफाइन करना है इन ब्रांचेस को, तो जेनेटिक्स को डिफाइन कर लो, जवाब ने लिख दिया, आपकी बुक में एज सच भी लिखा हुआ है, आपको जो आसान लगता है आप वो कर सकते हो। तो ठीक है, जेनेटिक्स भी हो गया, यहाँ पर एनाटॉमी भी हो गया, पैलेंटोलॉजी भी हो गया, मैरीन बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। अगर फिर भी किसी भी ब्रांच की समझ नहीं आती तो पहले ब्रांच वाले सेक्शन में जरूर जाना, वहां पर जाके अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बहुत डीप पढ़ाई है हर ब्रांच को और उसकी साथ साथ एग्जांपल्स भी दी हैं। आज सिर्फ हमारे पास जवाब देना है और जो हमें याद है वो करना है, और जो नहीं याद उसको देखने की हमें याद नहीं है। तो जो चीज आपको याद नहीं है और आपको पता चल जाता है कि ये मुझे याद नहीं है, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो?
फायदा उठा सकते हो इंप्रूव करने का, यानी याद कर लो इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद लिखता है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोलॉजी की यहाँ स्टडी है वो आप उसको डिफाइन कर दो। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। मॉर्फ कहते हैं शक्ल सूरत को, फिजियोलॉजी कहते हैं फंक्शन को। तो साख्त का मुताला मॉर्फोलॉजी में होता है और फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शन का मुताला हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। जवाब मेरे लिखे हुए हैं, अगर आपको जवाब, अच्छा ये जवाब आपको बड़े लगे, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम तैयार करते हैं, तो वो शुरू के 2 से 3 जुमले कर लें, ठीक है। जो ज्यादा याद करना चाहें ज्यादा याद कर लें। इस तरह उनका दोनों तरीके से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे वो। यानी जो लोग कम याद करते हैं वो थोड़ा सा 2-3 जुमले बस कर लें पहले पहले वाले, और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। यही तरीके से मैंने इसको लिखा है, तो इसको कोई ज्यादा लिखना चाहे ज्यादा भी लिख सकता है। अब आ जाए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो फिलहाल क्या मैंने थोड़ा सा उनको गाइड जरूर कर दिया है। हमारे पास तो 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन थे और वो ये थे, हाउ इज हाइपोथेसिस कन्वर्टेड टू थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। जाहिर सी बात है हाइपोथेसिस एक क्या है, हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, मुमकिन हो सकता है वो दुरुस्त है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद अगर वो दुरुस्त साबित हो जाए तो उसको थ्योरी बोल देते हैं, और अगर वो थ्योरी विद द पैसेज ऑफ टाइम हमेशा अपने आप को बरकरार रखे, गलत साबित ना हो, तो उसको लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर है व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स a scientist adopts in order to solve the scientific problem। तो वो कौन से तरीकेकार हैं जिसके जरिए से हम एक साइंटिफिक प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर भी आ चुकी है बात, नीचे भी आ गई। पहले तो आपने प्रॉब्लम देखना है, प्रॉब्लम है क्या, फिर ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात होगी, फिर फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, और फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, और आखिरकार कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी कि जो आपका रिजल्ट आ गया उसको आपने कलेक्ट करके दूसरों तक पहुंचाना है ताकि वो बाद में एक थ्योरी और फिर लॉ की हैसियत इख्तियार कर जाए। तो ये आपके पास आज का छोटा सा एक्सपेर, देखो कितना आसान है, स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको पहले से चैप्टर आता है तो एक्सरसाइज कुछ भी माने नहीं रखती, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो एक्सरसाइज यानी कि एग्जाम, देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनको एग्जाम में डालना आसान है, तो ये आपने जरूर देखने हैं। ठीक है जी, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा हम करने के बाद, यानी कि जो जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको थोड़ा तेज लेके चलेंगे ताकि आपके लिए आसानी भी रहे। लेकिन अगर आपकी कोई सजेशन हो तो जरूर राइट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।